हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही लाजवाब और बहुत ही बेमिसाल होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम लोग पूरी तरीके से खात्मा करने वाले हैं, पूरी तरीके से रिवाइज करने वाले हैं अपने इंडेक्स नंबर के टॉपिक को। इंडेक्स नंबर की बात करें तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो फाइनल तक आपका पीछा छोड़ने नहीं वाला। स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह आपको डेटा की स्टडी करनी होगी, हर जगह आपको डेटा के बारे में समझ होनी चाहिए और हर जगह आप डेटा के बिहाफ पे ही डिसीजन लेंगे। इसलिए स्टैटिस्टिक्स की वेटेज हमेशा ज्यादा ही मानी जाती है। ठीक है ना। अब आज की इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंडेक्स नंबर की। इंडेक्स नंबर की बात करें दोस्तों तो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है भाई? एक नंबर जो कि क्या करेगा, रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दैट नंबर इज नोन एज इंडेक्स नंबर। एक नंबर जो कि रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन कर सके। देखिए, चेंजेस की बात करें तो दो तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। एक तो होता है एब्सोल्यूट चेंज और एक होता है रिलेटिव चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब, जैसे मैं कहूं मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, तो ये कंपैरिजन कैसा हुआ? आपके और मेरे बीच का कैसा कंपैरिजन हुआ? एब्सोल्यूट कंपैरिजन हुआ, क्योंकि यहां पे विद रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट बात कर रहा हूं, 10 साल बड़ा हूं। ठीक है ना। ये कंपैरिजन कैसा हुआ? एब्सोल्यूट कंपैरिजन हुआ। और मैं कहूं मैं आपकी एज का डबल हूं, तब मैं आपकी एज का डबल हूं, तब ये क्या हुआ? एक रिलेटिव कंपैरिजन हुआ। माने अगर आपकी एज 15 साल है तो मेरी एज 30 साल है, अगर आपकी एज 16 साल है तो मेरी एज 32 साल है, अगर आपकी एज 17 साल है तो मेरी एज 34 साल है। माने जैसे जैसे आपकी वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे मेरी वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं एक नंबर जो कि क्या करे, रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन कर सके फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब कहते हैं ना, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर पुराने पुराने जमाने का 100 रुपए का नोट लेके आएंगे तो आज कितने में जाएगा? 100 में ही जाएगा सर। 100 की वैल्यू 100 ही है, लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, माने पैसे की वैल्यू दिन ब दिन घटती चली जा रही है। ये कैसे चेंजेस है? ये रिलेटिव चेंजेस है। टाइम टू टाइम बदल रही है कहानी, प्लेस टू प्लेस बदलती है कहानी। जैसे आप किसी टूरिस्ट जगह पे चले जाए जहां पे टूरिज्म ज्यादा है, वहां पे क्या होती है? महंगाई ज्यादा होती है। माने आप क्या, जो मैगी 50 रुपए की मिलती है वही टूरिस्ट प्लेस पे मैगी कितने रुपए की मिलती है? 100 रुपए की मिलती है। माने जैसे जैसे प्लेस बदलता है वैसे वैसे कॉमोडिटीज की वैल्यू में क्या होता है? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। तो वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को अगर किसी नंबर से डिफाइन किया जाएगा तो वो नंबर क्या कहलाएगा दोस्तों? इंडेक्स नंबर कहलाएगा। भाई अगर मैं कहूं कोई चीज 100 रुपए की है, माने 100% के बराबर है, कोई चीज 100% के बराबर है, और मैंने कहा आज जो है किसी दूसरी जगह जाके, माने आपके प्लेस पे, प्लेस ए पे ये 100% के बराबर है और प्लेस बी पे ये 120% के बराबर है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि वो वैल्यू क्या है? 20% क्या हो गई? उसकी वैल्यू इंक्रीज कर गई। अगर मान लीजिए ये चीज यहाँ पे 5 रुपए की मिलती है तो यहाँ पे क्या मिलेगी? यहाँ 5 रुपए की मिलती है तो यहां कितने की मिलेगी? क्या करेंगे? 100% 5 रुपए के बराबर, तो 120% की वैल्यू कितनी होगी? 6 रुपए के बराबर। अगर मान लीजिए 50 रुपए की होती तो ये 60 रुपए की होती। अगर मान लीजिए 48 रुपए की होती तो आप क्या करते? इसका 120% निकाल लेते, तो भी आपको पता लग जाता कि प्लेस बी पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वही हम कह रहे हैं, एक नंबर जो कि रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन कर सके फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दैट नंबर इज नोन एज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की कभी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये एक रिलेटिव कंपैरिजन है, ये एक रिलेटिव कंपैरिजन है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? रिलेटिव कंपैरिजन का मतलब ये एक रेशो हुआ और रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होती। बात समझ में आ गई? तो जरा ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है अ नंबर विच डिफाइंस द रिलेटिव चेंजेस। एक नंबर जो कि रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन कर सके फ्रॉम टाइम टू टाइम
और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज नोन एज क्या कहलाएगा? इंडेक्स नंबर कहलाएगा। एक नंबर जो कि रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन कर सके फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उस नंबर को दोस्तों हम क्या कहेंगे? इंडेक्स नंबर कहेंगे। इंडेक्स नंबर की कभी कोई यूनिट नहीं होगी, इट इज ऑलवेज अ यूनिट फ्री नंबर और अ प्योर नंबर। लिखा हुआ है इट हैज नो यूनिट, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, या ये कह सकते हैं कि एक यूनिट फ्री नंबर है या एक प्योर नंबर है। अब अगर आपको रिलेटिव चेंजेस प्राइस के रेस्पेक्ट में बताने हैं तो वहां पे आएगा प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर आपको क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में बताने हैं तो आएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अगर आपको वैल्यू के रेस्पेक्ट में बताने हैं तो आएगा वैल्यू इंडेक्स नंबर। बात समझ में आ गई ना? तो जरा ध्यान दीजिए। अच्छा, एक बात और, अगर हम इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन की बात करें तो जब कभी भी हमें रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन करना है तो किसी ना किसी को तो बेस मानना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो बेस मानना पड़ेगा। भाई जैसे अगर मैं कहूं आपका फेवरेट हीरो कौन है, किसी ने कहा सलमान खान, किसी ने कहा ऋतिक रोशन, किसी ने कहा शाहरुख खान, किसी ने कहा इमरान हाशमी, किसी ने कहा राजपाल यादव। ठीक, अलग अलग है, कैटेगराइज कर दिया मैंने। मान लेते हैं आपका फेवरेट हीरो जो है वो सलमान खान मान लेते हैं, अब मेरा फेवरेट हीरो राजपाल यादव, तो आप राजपाल यादव का कंपैरिजन किससे करोगे? सलमान खान से करोगे ना, ठीक है ना? माने जब कभी भी कंपैरिजन की बात आएगी तो आपको किसी ना किसी को तो बेस मानना ही पड़ेगा। जिस किसी को बेस मानोगे वो आपके लिए इसका काम करेगा, स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन का काम करेगा। बाकी सब के सब आपके लिए क्या होंगे? करंट का काम करेंगे। बात समझ में आ गई या नहीं? तो जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। In calculation of index number, one of the period is always taken as base period। माने टाइम के रेस्पेक्ट में बात करें तो किसी ना किसी एक पीरियड को आपको बेस पीरियड मानना ही पड़ेगा, और बाकी सबको आप क्या बोलेंगे? करंट पीरियड बोलेंगे। बेस पीरियड जो होगा वो हमेशा स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन का काम करेगा, माने हर चीज आप उसी से कंपेयर करना चाहेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए आगे की बात करें तो मैंने आपको बताया कि अगर आप प्राइस में रिलेटिव चेंजेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे निकलेगा प्राइस इंडेक्स नंबर। अगर आप क्वांटिटी में रिलेटिव चेंजेस की बात कर रहे हैं तो वहां निकलेगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और अगर आप वैल्यू में रिलेटिव चेंजेस की बात कर रहे हैं तो वहां निकलेगा वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब अगर मैं प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करूं तो देखिए ना, हमारे पास एक तो होगा बेस पीरियड, हमारे पास एक तो होगा बेस पीरियड और एक हमारे पास होगा करंट पीरियड। एक होगा बेस पीरियड, एक होगा हमारे पास करंट पीरियड। बेस पीरियड के जितने भी प्राइस हैं, बेस पीरियड के जितने भी प्राइस हैं उनको बोलेंगे प्राइस ऑफ बेस पीरियड। बेस पीरियड के जिस भी प्राइस की बात करेंगे उसे बोलेंगे प्राइस ऑफ बेस पीरियड, जिसे डिनोट किया जाएगा P0 से। और करंट पीरियड के जो प्राइसेस है उसे कहा जाएगा प्राइस ऑफ करंट पीरियड। भाई अगर करंट की बात करेंगे तो प्राइस ऑफ करंट पीरियड, बेस की बात करेंगे तो प्राइस ऑफ बेस पीरियड। इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा P1 से। 1 का मतलब करंट, 0 का मतलब बेस। माने अब हमें जरा देखिए, अब बहुत ध्यान सुनिएगा, अब हम चाहते हैं कि करंट के प्राइस में क्या चेंजेस आए, किसके बिहाफ पे? बेस के बिहाफ पे। माने हम बात कर रहे हैं P01 की, हम बात कर रहे हैं P01 की, माने प्राइस इंडेक्स नंबर, माने द रिलेटिव चेंजेस इन द प्राइस ऑफ द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। माने करंट के प्राइस में क्या चेंजेस आए, किसके बिहाफ पे? बेस के बिहाफ पे। तो क्या करेंगे? P1 अपॉन P0 इंटू 100%, और होना भी चाहिए। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रेशियो से तो होता है। तो हमने प्राइस ऑफ करंट ईयर लगाया अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर लगाया, इंटू 100% कर दिया, तो हमारा क्या निकल आया? प्राइस इंडेक्स नंबर निकल आया। किसका? प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। माने यहां पे हम 1 को डिफाइन कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ 0। हम यहां पे 1 को डिफाइन कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ 0। भाई होता ना, जैसे मान लीजिए कोई चीज, मान लीजिए प्याज की बात करते हैं, ठीक है ना? प्याज को इंग्लिश में बोलते हैं ओनियन, हम हिंदी में बोल रहे हैं प्याज। मान लीजिए प्याज की बात कर रहे हैं, कल माने यस्टरडे की बात करें तो इसके प्राइस थे 20 रुपए किलो, ठीक है ना? और आज टुडे की बात करें तो इसके प्राइस है 30 रुपए किलो। अब आप चेंजेस को दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। अब आप चेंजेस को दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये कह दें कि प्याज 10 रुपए किलो महंगी हो गई, कह सकते हैं
प्याज 10 रुपए किलो महंगी हो गई, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका एक और है, आप क्या कर सकते हैं, ये जो 10 रुपए किलो महंगी हो गई, ये मैंने बताया एब्सोल्यूट चेंज, ये मैंने क्या बताया, एब्सोल्यूट चेंज, क्योंकि विद रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मुझे इसके रिलेटिव चेंजेस डिफाइन करने हैं तो मैं क्या करूंगा, 30/20 इंटू 100%, माने कितना आ गया, 150%। माने मैं कहूंगा प्राइस के दाम जो, प्याज के दाम जो है वो 50% इंक्रीज कर गए, प्याज के दाम जो है वो 50% इंक्रीज कर गए, तब भी तो मेरी बात सेटिस्फाई हो रही है। प्याज के दाम जो है वो 50% इंक्रीज कर गए, या ये कहूं कि अगर कल प्राइस, प्याज का प्राइस जो था वो 100% था, तो आज 150% है। माने वो जो 150 बता रहा हूं, ये एक इंडेक्स नंबर ही तो है दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो प्राइस इंडेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ, प्राइस इंडेक्स नंबर का मतलब क्या हुआ कि प्राइस में चेंजेस बता रहे हैं, किसके, करंट के, किसके बिहाफ पे, बेस के बिहाफ पे। माने यहां प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू बेस ईयर इज द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द करंट ईयर टू द प्राइस ऑफ द बेस ईयर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। माने अगर इंटू 100 लगाएंगे तो परसेंटेज का साइन आएगा, इंटू 100 नहीं लगाएंगे तो परसेंटेज का साइन भी नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, जैसे हमने P01 डिफाइन किया, वैसे ही हम P10 भी डिफाइन कर सकते थे। हो सकता है हम बेस को डिफाइन करना चाहते हैं किसके बिहाफ पे, करंट के बिहाफ पे, उल्टा भी तो कर सकते हैं। जैसे हम प्रेजेंट को डिफाइन करते हैं किसके बिहाफ पे, पास्ट के बिहाफ पे। जैसे क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं, पापा से कहते हैं कि भाई आपके जमाने में क्या था, हमारे जमाने में देखो आप, माने हम आज को डिफाइन कर रहे हैं किसके बिहाफ पे, बेस के बिहाफ पे। लेकिन पापा क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, वो पास्ट को डिफाइन करते हैं किसके बिहाफ पे, आज के बिहाफ पे। अरे यार हमारे जमाने की तो बात ही कुछ और है, आज के जमाने में कुछ भी नहीं है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, या तो आप करंट को डिफाइन करेंगे बेस के बिहाफ पे, या बेस को डिफाइन करेंगे करंट के बिहाफ पे। तो P10 क्या होगा, जहां जहां जीरो है वहां वहां 1, और जहां 1 है वहां 0 लगा देंगे आप। ये हो गया प्राइस इंडेक्स नंबर, ये भी एक प्राइस इंडेक्स नंबर है, लेकिन किसका, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर विद रेस्पेक्ट टू करंट ईयर। इसे कहेंगे 0 इज डिफाइंड ऑन बिहाफ ऑफ 1, 0 इज डिफाइंड ऑन बिहाफ ऑफ 1। बात समझ में आ गई। ये प्राइस के चेंजेस आ गए, बिल्कुल सेम वे में ये क्वांटिटी के चेंजेस आ गए। अगर मैं कहूं Q01 तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू द बेस ईयर। माने हम क्वांटिटी के रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन कर रहे हैं, किसके, करंट ईयर के, किसके बिहाफ पे, बेस ईयर के बिहाफ पे। दैट इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q0 इंटू 100%। ठीक है ना। अच्छा, बिल्कुल सेम वे में अगर मैं Q10 कहूं तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस ईयर विद रेस्पेक्ट टू द करंट ईयर। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 अपॉन Q1 इंटू 100%। भाई जहां 1 था वहां 0, और जहां 0 था वहां 1 लगा दिया। यहां हम डिफाइन कर रहे हैं 1 ऑन बिहाफ ऑफ 0, और यहां हम कर रहे हैं 0 ऑन बिहाफ ऑफ 1। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अच्छा, बिल्कुल सेम वे में वैल्यू इंडेक्स नंबर की बात करी जाए तो V01 का मतलब क्या हो गया, वैल्यू इंडेक्स नंबर, माने द रिलेटिव चेंजेस ऑफ द रिलेटिव चेंजेस इन वैल्यू ऑफ करंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू द बेस ईयर। क्या होगा, V1 अपॉन V0 इंटू 100%। बिल्कुल सेम वे में अगर V10 कहूं तो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू V0 अपॉन V1 इंटू 100%। इसमें कोई फॉर्मूला याद करने वाली बात ही नहीं है। बात समझ में आ गई। यहां 1 को डिफाइन कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ 0, और यहां 0 को डिफाइन कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ 1। बात समझ में आ गई। अच्छा, वैल्यू बराबर क्या होता है, वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ करंट ईयर, तो प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। और मैं कहूं वैल्यू ऑफ बेस ईयर, तो प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। बात समझ में आ गई। तो जरा देखिए लिखा हुआ है वैल्यू बराबर प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो वैल्यू ऑफ करंट ईयर क्या होगा, दैट इज सम ऑफ द प्राइस ऑफ करंट ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर। वैल्यू ऑफ द बेस ईयर क्या होगा, दैट इज द सम ऑफ द प्राइस ऑफ द बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर। बात समझ में आ गई। तो 3 टाइप के रिलेटिव, भाई 3 ही तो चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो आप प्राइस में चेंजेस डिफाइन करेंगे, या क्वांटिटी में चेंजेस डिफाइन करेंगे, या वैल्यू में चेंजेस डिफाइन करेंगे। चौथी पॉसिबिलिटी तो बन भी नहीं सकती। बात समझ में आ गई या नहीं है, क्लियर हो गई बात। चलिए, अब जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, मान लीजिए ये एक डेटा गिवन है,
ये एक डेटा गिवन है ईयर वाइज, ठीक है ना, और यहां इसके प्राइस दे रखे हैं। अब आपसे क्या है, फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर व्हेन 1997 एज बेस ईयर, माने 1997 को आपने बेस माना है, माने इसका जो प्राइस है वो आपके लिए किसका काम करेगा, P0 का काम करेगा। इसका जो प्राइस है वो आपके लिए किसका काम करेगा, P0 का काम करेगा, और बाकी सब आपके लिए किसका काम करेंगे, बेस पीरियड का काम करेंगे। तो यहां पे हमने 1997 को बेस माना और इसके प्राइस को हमने P0 एज्यूम कर लिया। अब हमें सब ईयर के प्राइस इंडेक्स नंबर बताने हैं। क्या बताने हैं, रिलेटिव चेंजेस बताने ऑन बिहाफ ऑफ 1997, ऑन बिहाफ ऑफ 1997। अब जरा देखिएगा ध्यान से, पहले साल की बात करें 1994 की, तो ये हमारे लिए किसका काम करेगा, P1 का काम करेगा। तो PI प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, P01 बराबर क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100%, P1 अपॉन P0 इंटू 100%। तो P1 कितना है 50, P0 कितना है 52 इंटू 100%। P1 कितना है 50 और P0 कितना है 52 इंटू 100%। कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 52 इंटू 100, माने ये आ गया 96.15। दूसरे वाले में आ जाइए, प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना है 56, प्राइस ऑफ बेस ईयर कितना है 52 इंटू 100%। तो ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाय 52 इंटू 100%, माने ये आ जाएगा 107.69। तीसरे वाले में आ जाइए, प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना है 48, प्राइस ऑफ बेस ईयर कितना है 52 इंटू 100%, माने 48 डिवाइड बाय 52 इंटू 100%, यह आ गया 92.30। अगले वाले पे आ जाइए, प्राइस ऑफ बेस ईयर कितना है, वो प्राइस ऑफ करंट ईयर कितना है, यही करंट ईयर यही बेस ईयर, 52 अपॉन 52 इंटू 100%, यह आ गया 100। अच्छा, आना भी चाहिए, जिस किसी ईयर के प्राइस को आपने बेस ईयर का प्राइस माना है, उसके रिलेटिव चेंजेस कैसे होंगे 100%, ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, वो एग्जैक्टली सेम रहेगा। बात समझ में आ गई या नहीं। अब अगर मैं डिफाइन करूं 1994 को इन टर्म्स ऑफ इंडेक्स नंबर, तो क्या होगा भाई, मैं कहूंगा इन द ईयर, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, मैंने कहा इन द ईयर 1994 as compared to 1997, in the year 1994 as compared to 1997 the price was decreased by, क्योंकि 100 से कम है ना तो डिक्रीज हुआ होगा, the price was decreased by 3.85%, the price was decreased by 3.85%। भाई 100% से कितना कम है, बात समझ में आ गई। ऐसे अगर मैं अगले साल की बात करूं तो इन द ईयर 1995 एज कंपेयर टू 1997, इन द ईयर 1995 एज कंपेयर टू 1997 द प्राइस वाज इंक्रीज्ड बाय 7.69%। भाई हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ चेंजेस तो बता रहे हैं, रिलेटिव चेंजेस बता रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बता रहे हैं, मैंने विदाउट रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट बता रहे हैं। बात समझ में आ गई या नहीं है, क्लियर हो गई बात। तो जैसे जैसे बेस ईयर चेंज होगा वैसे वैसे रिलेटिव चेंजेस भी चेंज होंगे। भाई अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे बेस ईयर 1997 ना लेके मैं बेस ईयर 1994 लेता हूं, 1994 लेता हूं, तो देखिए रिलेटिव चेंजेस चेंज हो जाएंगे। अब मेरे लिए ये किसका काम करेगा, P0 का काम करेगा, और बाकी सब किसका काम करेंगे, P1 का काम करेंगे। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा 50 अपॉन 50 इंटू 100%, माने 100 आ जाएगा। अगले वाले में 56 अपॉन 50 इंटू 100%, यह आ जाएगा 112। मैं अगले वाले में बात करूं 48 अपॉन 50 इंटू 100%, यह आ जाएगा 96। अगले वाले की बात करूं तो 52 अपॉन 50 इंटू 100%, माने ये आ जाएगा 104। अब हम क्या कहेंगे, इन द ईयर 1995, 4 में तो सेम ही रहेगा, 100 है, बेस माना है। इन द ईयर 1995 एज कंपेयर टू 1994 द प्राइस वाज इंक्रीज्ड बाय 12%। In the year 1996 as compared to 1994 the price was decreased by 4%.
In the year 1997 as compared to 1994, the price was increased by 4%. माने मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं? रिलेटिव चेंजेस को तो डिफाइन कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो जब कभी भी आपसे रिलेटिव चेंजेस के लिए डिफाइन करने के लिए कहेगा तो हमेशा आपको बताएगा कि किस ईयर को बेस ईयर मानना है, और जिस किसी को आप बेस मानेंगे वो आपके लिए स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन का काम करेगा। बात समझ में आ गई? अगर बाई चांस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा कि किसको बेस ईयर मानना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, ये लाइन दे नहीं रखी है, ये लाइन दे नहीं रखी है, आपसे कह रहा है फाइंड प्राइस इंडेक्स नंबर, आपसे कुछ नहीं कहा किसको बेस ईयर मानना है, तो आपकी मर्जी नहीं चलेगी भाई। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1947 में आजादी के टाइम में, आपको पता है ये उस समय पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो आप क्या कहोगे? सर मुझे कहानी मत समझो, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। माने अगर मैं आपके पैदा होने से पहले की बात करता हूं तो आपको हजम नहीं होती वो बात, आपके पैदा होने वाले ईयर की बात करूंगा तो आप क्या कहते हो? मैं तो बहुत छोटा था। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है कि किस ईयर को बेस ईयर मानना है, तो जो फर्स्ट ईयर होगा उसे बेस ईयर माना जाएगा। या तो क्वेश्चन में डिफाइन करे कि भाई 1996 को बेस ईयर लेना है, 1997 को बेस ईयर लेना है, 1994 को बेस ईयर लेना है, 1998 को बेस ईयर लेना है, या तो ये क्वेश्चन में डिफाइन करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ डिफाइन नहीं करेगा, उस कंडीशन में जो फर्स्ट ईयर होगा वो आपके लिए बेस ईयर का काम करेगा। जो भी डेटा का फर्स्ट ईयर होगा वो आपके लिए बेस ईयर का काम करेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो यहां पे हमने प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना सीखा। अब दूसरा पार्ट, अच्छा जैसे अगर मैं बात करूं स्टॉक एक्सचेंज की, सभी ने सुना होगा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? हम हमेशा स्टॉक एक्सचेंज की न्यूज क्या सुनते हैं? कल के मुकाबले में आज स्टॉक एक्सचेंज 300 पॉइंट इंक्रीज होके बंद हुआ। कल के मुकाबले में आज स्टॉक जो है वो एक्सचेंज जो है वो 200 पॉइंट की गिरावट देखी गई। माने उसमें बेस पीरियड कभी भी फिक्स नहीं होता। माने बेस पीरियड इंडेक्स नंबर को दो तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। पहला, जब बेस पीरियड फिक्स हो, जैसे हमने अभी वाला क्वेश्चन किया, हर एक के लिए बेस पीरियड क्या था? फिक्स था। दूसरा हो सकता है बेस पीरियड मूवेबल हो। मूवेबल का मतलब बार बार चेंज होता रहे। बार बार चेंज होने का मतलब हमेशा प्रीवियस पीरियड बेस पीरियड का काम करे, हमेशा प्रीवियस पीरियड बेस पीरियड का काम करे, ये भी तो हो सकता है। तो जब कभी भी बेस पीरियड फिक्स होगा तो उस कंडीशन में वर्ड यूज किया जाएगा इंडेक्स नंबर, और जब कभी भी बेस पीरियड फिक्स नहीं होगा, मूवेबल होगा, तो उस कंडीशन में वर्ड यूज होगा लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव का मतलब प्रीवियस वाले से लिंक है। माने इंडेक्स नंबर दो तरीकों से डिफाइन हो सकता है, या तो बेस पीरियड फिक्स हो या बेस पीरियड फिक्स ना हो। अगर बेस पीरियड फिक्स है तो वर्ड यूज किया जाएगा इंडेक्स नंबर, और बेस पीरियड फिक्स नहीं है तो वहां पे वर्ड यूज किया जाएगा लिंक रिलेटिव, ताकि दोनों में आप डिफरेंस कर सको। अगर किसी ने बोला इंडेक्स नंबर तो उसे बताने की जरूरत नहीं है कि यहां बेस पीरियड फिक्स है, यह सेल्फ नोन बात है कि उस कंडीशन में बेस पीरियड को फिक्स माना गया है। लेकिन अगर किसी ने बोला साहब रिलेटिव चेंजेस डिफाइन कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ लिंक रिलेटिव, अच्छा इसका मतलब हमेशा बेस पीरियड चेंज होता रहेगा और प्रीवियस टर्म का जो पीरियड होगा वो आपके लिए बेस पीरियड का काम करेगा। माने बेस पीरियड बार बार क्या करेगा? मूव करेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? जैसे पॉपुलेशन ऑफ टाउन क्या होता है? हमेशा बेस पीरियड, माने वहां पे आप जो पॉपुलेशन की बात करेंगे कभी भी बेस पीरियड के बिहाफ पे नहीं कर सकते, इंडेक्स नंबर के बिहाफ पे आप डिफाइन नहीं कर सकते। पॉपुलेशन हमेशा लिंक रिलेटिव के बिहाफ पे डिफाइन होती है। प्रीवियस ईयर के बिहाफ पे दिखाया जाता है या प्रीवियस मंथ के बिहाफ पे दिखाया जाता है कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई या कितनी डिक्रीज हुई। कभी भी एक फिक्स पीरियड के बिहाफ पे पॉपुलेशन को डिफाइन नहीं कर सकते आप। बात समझ में आ गई? तो अब दो पॉसिबिलिटी है, पहले यहां पे समझ लीजिए। लिखा हुआ है इट मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस ईयर। पहला, बेस ईयर हो सकता हो फिक्स हो तो वहां पे टर्म यूज होगी इंडेक्स नंबर, हो सकता हो बेस पीरियड मूवेबल हो तो वहां पे टर्म यूज होगा लिंक रिलेटिव। ठीक है ना? प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस पीरियड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100%। ये तो हमें पता ही है कि बेस पीरियड का प्राइस इंडेक्स नंबर हमेशा किसके बराबर होगा? 100 के बराबर होगा। इन टर्म ऑफ परसेंटेज 100% होगा और विदाउट टर्म ऑफ परसेंटेज 1 होगा।
बात समझ में आ गई। चलिए अब लिंक रिलेटिव की बात करें। जैसे ये बेस पीरियड दे रखे हैं आपको, सॉरी ईयर दे रखा है, ये प्राइस दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द लिंक रिलेटिव। लिंक रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, हमेशा समझ जाना चाहिए लिंक रिलेटिव का मतलब इसमें बेस पीरियड फिक्स नहीं है, हमेशा प्रीवियस पीरियड का जो पीरियड है वो बेस पीरियड माना जाएगा, माने बेस पीरियड बार बार चेंज होता रहेगा। हर पीरियड के लिए प्रीवियस पीरियड का जो बेस पीरियड है वो बेस का काम करेगा। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। अब जैसे लिंक रिलेटिव पहले वाले में, अब इसके लिए बात करें तो इसका प्रीवियस पीरियड तो हमें पता नहीं, तो हमारे लिए यही करंट ईयर और यही हमारे लिए बेस ईयर, तो ये क्या हो जाएगा 50/50 इंटू 100%, माने ये तो आ गया 100, ये तो आ गया 100, ठीक है ना। अगले वाले के लिए आ जाइए 1995 के लिए। 1995 के लिए करंट पीरियड तो ये हो गया P1, लेकिन बेस पीरियड क्या होगा, इसका प्राइस माने 50, माने ये हो जाएगा 56/50 इंटू 100%, माने आ गया 112, माने आ गया 112। अगले वाले पे आ जाइए, अगले वाले पे करंट पीरियड का प्राइस कितना होगा 48, और बेस पीरियड का प्राइस फिर चेंज हो गया कितना 56, माने 48/56 इंटू 100%, 48/56 इंटू 100%, 48 डिवाइड बाय 56 इंटू 100%, 85.71, 85.71। परसेंटेज नहीं लगा रहे तो भी समझने वाली बात है, क्योंकि इसकी यूनिट नहीं है, इट इज ऑलवेज अ यूनिट फ्री नंबर और अ प्योर नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें, करंट पीरियड का प्राइस कितना 52, बेस पीरियड का प्राइस फिर प्रीवियस ईयर का जो पीरियड है प्राइस है वो बेस पीरियड का काम करेगा, बेस प्राइस का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 52/48 इंटू 100%, 52/48 इंटू 100%, माने 52 डिवाइड बाय 48 इंटू 100%, 108.33। अब जरा देखिएगा, ऐसे ये आगे भी निकल जाएंगे। अब जरा बात को ध्यान समझिएगा, डिफाइन करने का तरीका समझिएगा। मैं कहूं इन द ईयर 1995, भाई 100 को तो डिफाइन करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि नो चेंजेस, ना ही बढ़ा ना ही घटा। इन द ईयर 1995, इन द ईयर 1995 एज कंपेयर टू 1994, द प्राइस वॉज इंक्रीज्ड बाय 12%। ये तो साफ साफ दिख रहा है, प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज किया गया था, 12% इंक्रीज हुआ था। बात समझ में आ गई। अच्छा अब अगले वाले पे आ जाते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। इन द ईयर 1996 एज कंपेयर टू 1995, द प्राइस वॉज डिक्रीज्ड बाय, गलती मत कर देना, ये अब आपके लिए 100 है, 112 से कोई लेना देना नहीं। अब आपने इसको बेस माना है, इसका प्राइस आपके लिए किसका काम कर रहा होगा, 100% का काम कर रहा होगा। भैया कल के ब्याह पे आज कितना इंक्रीज हुआ, परसों के ब्याह पे इंक्रीज हुआ, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं। कल के ब्याह पे आज कितना इंक्रीज हुआ इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए 100 है। तो प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 4.29%, द प्राइस वॉज डिक्रीज बाय 4.29%। कल के ब्याह पे आज जो है वो प्राइस जो है 4.29% डिक्रीज हो गया। अगले वाले पे आ जाइए, इन द ईयर 1997 एज कंपेयर टू 1996, अब फिर वही वाली बात, इससे कोई मतलब नहीं, है हमारे लिए 100% के बराबर। द प्राइस वॉज इंक्रीज बाय 8.33%, द प्राइस वॉज इंक्रीज बाय 8.33%। बात समझ में आ गई। तो बेस पीरियड दो तरीके के हो सकते हैं, या तो बेस पीरियड फिक्स हो सकता है या फिर मूवेबल हो सकता है। अगर फिक्स होगा तो वहां वर्ड यूज होगा इंडेक्स नंबर, अगर मूवेबल होगा तो वहां वर्ड यूज होगा लिंक रिलेटिव। बात क्लियर हो गई दोस्तों। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें तो इंडेक्स नंबर दोस्तों दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर और एक होता है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर किसे कहेंगे, वो इंडेक्स नंबर जो कि सिंगल कमोडिटी के लिए यूज किया जाएगा। माने जैसे राइस इंडस्ट्री की बात करें, चावल की इंडस्ट्री की, उसके प्राइस में जो चेंजेस आए तो वो सिंपल इंडेक्स नंबर है। लेकिन अगर एफएमसीजी की बात करें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें आटा भी आता है, घी भी आता है, तेल भी आता है, चावल भी आता है, रिफाइंड भी आता है, सब कुछ आता है, तो मोर देन वन कमोडिटी हो गई, वहां जो रिलेटिव चेंजेस आएंगे उसे कहेंगे कंपोजिट इंडेक्स नंबर। माने जब कभी भी आप सिंगल कमोडिटी के लिए
रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन करते हो, जब कभी भी आप सिंगल कमोडिटी के लिए रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन करते हो तो वहां पे हम हमेशा सिंपल इंडेक्स नंबर की बात करेंगे, और जहां एक से ज्यादा कमोडिटी की आप रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन कर रहे हो वहां पे आप कंपोजिट इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हो। बात समझ में आ गई? तो इंडेक्स नंबर दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर, एक होता है कंपोजिट इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर हमेशा ऑल कैलकुलेटेड only for one commodity, only for one commodity। सिंपल इंडेक्स नंबर हमेशा एक ही कॉमोडिटी के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, जबकि कंपोजिट इंडेक्स नंबर की बात करें तो ये जो कैलकुलेशन की जाती है फॉर मोर देन वन कॉमोडिटी, फॉर मोर देन वन कॉमोडिटी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? यहां तक सभी को क्लियर हो गया? चलिए अब आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है सर सिंपल इंडेक्स नंबर। ध्यान से पढ़िए इसे जरा, क्या लिखा हुआ है सर? लिखा हुआ है एन इंडेक्स नंबर विच इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर वन कम्युनिटी और कम्युनिटी इज नोन एज सिंपल इंडेक्स नंबर। कंपोजिट इंडेक्स नंबर, एन इंडेक्स नंबर विच इज कैलकुलेटेड फॉर मोर देन वन कम्युनिटीज और कम्युनिटीज इज नोन एज कंपोजिट इंडेक्स नंबर। अच्छा, ज्यादातर इंडेक्स नंबर कैसे होंगे? सिंपल होंगे या कंपोजिट होंगे? कभी भी आप सिंगल कमोडिटी की बात नहीं करते भाई। आज के जमाने में तो देखा है आपने कितनी ज्यादा कमोडिटीज हो चुकी हैं, आप सिंगल कहां तक रिलेटिव चेंजेस डिफाइन कर सकेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो ज्यादातर इंडेक्स नंबर कैसे होते हैं? कंपोजिट होते हैं, क्योंकि कोई भी आर्टिकल किसी एक पर्टिकुलर चीज से मिलकर नहीं बनता, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर किसी कॉस्ट के कंपैरिजन की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कॉस्ट की बात, रिलेटिव चेंजेस की बात करेंगे, तो कोई एक के ऊपर डिपेंड होना है, बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारी चीजों, छोटी छोटी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी भी इंडेक्स नंबर सिंपल नहीं होता, हमेशा कंपोजिट इंडेक्स नंबर की बात करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर आर कंपोजिट इन नेचर। क्लियर हो गई बात? आइए अब इसके कुछ क्वेश्चंस बात करते हैं। जरा देखिएगा पेपर में आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है, और बिना किसी फॉर्मूले के हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बी इंक्रीज बाय 70%, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 70% इंक्रीज कर गया, इंक्रीजेस क्या लिखा हुआ है? बाय, माने इंक्रीजेस बाय और टू में फर्क होता है। बाय का मतलब 70% और इंक्रीज कर गया, प्लस 70%, और इंक्रीजेस 2 होता तो 2 का मतलब प्लस नहीं होता, माने 100 से यहां तक पहुंच गया, ये डिफरेंस होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो इंक्रीजेस बाय 70% ऑफ इटसेल्फ, देन प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ दैट कमोडिटी इन करंट सिचुएशन। तो बताइए कितना होना चाहिए भाई? अगर मैं कह रहा हूं किसी कमोडिटी का प्राइस 70% इंक्रीज कर गया, तो आज की डेट में उसका प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होगा? 170 होगा। पहले अगर 100 था भाई, ऐसे तो मानेंगे, मान लीजिए यहां ईयर मान लिया T1, यहां ईयर मान लिया T2, प्राइस इंडेक्स नंबर, अब जिसको भी बेस माना, मान लीजिए इसको मैं अगर बेस मानता हूं तो इसका प्राइस इंडेक्स नंबर कितना होगा? 100। तो इसमें प्राइस में 70% क्या हुआ? इंक्रीमेंट आया, तो इसका प्राइस इंडेक्स नंबर कितना होगा? 170 होगा। इसका प्राइस इंडेक्स नंबर कितना होगा? 170 होगा। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, बेस के ऊपर फोकस करिए, फॉर्मूले के ऊपर फोकस मत करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके लिए बच्चों वाले क्वेश्चन है। और देखते हैं सर क्वेश्चन, वो कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बी इंक्रीजेस बाय 3.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, 3.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो फिर वही 2 ईयर मान लेते हैं, एक T1 ईयर, एक T2 ईयर। अब प्राइस इंडेक्स नंबर मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं। जब इसको बेस माना तो इसका प्राइस इंडेक्स नंबर कितना होगा? 100। अब इंक्रीजेस बाय का मतलब इतना और इंक्रीज हुआ, कितना? 3.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अगर इसको 100 माने तो इसका 3.5 टाइम्स कितना हो गया? 350, माने 350% और इंक्रीज हो गया, 350% और इंक्रीज हो गया। तो 100 में 350 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 450। 100 में 350 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 450। माने अब करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स नंबर कितना होगा? 450। अब करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स नंबर कितना होगा? 450। और अगर यहां पे बाय की जगह, अगर यहां पे बाय की जगह 2 होता, अगर यहां पे बाय की जगह 2 होता,
क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। वो कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बी इंक्रीजेस टू 3.5 टाइम्स, 2 का मतलब 100 से यहां तक पहुंच गया। अब इसमें प्लस वाली बात नहीं है, अब इसमें प्लस वाली बात नहीं है। माने अगर ये 100 था, बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है, तो 100 का 3.5 टाइम्स माने 350, तो अब 100 से 350 हो गया। तो बाई और 2 का खेल जरूर ध्यान रखिएगा, बाई और 2 का खेल जरूर ध्यान रखिएगा। तो अब करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स नंबर कितना होगा? 350 होगा। अगर बाई कहेगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा, 2 कहेगा माने 100 से 350 हो गया। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी भी इंक्रीजेस टू, लिखा हुआ है, देखिए जरा ध्यान दीजिए, इंक्रीजेस टू 2.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, तो फिर वही 2 ईयर मान लिए, ईयर नंबर 1 T1, ईयर नंबर 2 T2, यहां प्राइस इंडेक्स नंबर, इसको अगर मैं बेस मानूं तो इसका प्राइस इंडेक्स नंबर 100 हो गया। अब 100 का 2.5 टाइम्स माने 250 हो गया, तो 100 से 250 हो गया, 100 से 250 हो गया। बात समझ में आ गई? तो आंसर इसका कितना आएगा? 250 आएगा। क्लियर हो गई बात? बाय और 2 का खेल जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अक्सर पेपर में कंफ्यूज करने के पर्पस से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है इफ पीआई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी गोज फ्रॉम 100 टू 230, माने टाइम मान लिया और यहां पीआई मान लिया। इन ईयर 2007 एज बेस 2000, माने 2 टाइम हो गए, एक तो ईयर 2000 और एक ईयर 2007। ध्यान से दोबारा से पढ़िए, इफ पीआई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी गोज फ्रॉम 100 टू 230, माने इसका प्राइस इंडेक्स नंबर 100 तो इसका प्राइस इंडेक्स नंबर 230, ठीक है ना। वो कह रहा है इन ईयर 2007 एज बेस 2000, माने इसको बेस माना है, तो बेस का तो प्राइस इंडेक्स नंबर वैसे भी 100 ही होता, ठीक है। वो कह रहा है एंड द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इन ईयर 2000 इज ₹48, और इस कमोडिटी की प्राइस किसके बराबर थी? ₹48 के बराबर थी। इस कमोडिटी की प्राइस ईयर 2000 में किसके बराबर थी? ₹48 के बराबर थी। तो वो कह रहा है देन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी इन ईयर 2007, बताओ, बच्चे वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लास 6 में करते थे भाई। 100% अगर ₹48 के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 48/100। तो 230% की वैल्यू कितनी होगी? 230% की वैल्यू कितनी होगी? 48/100 इंटू 230, 48/100 इंटू 230, 48 डिवाइड बाय 100 इंटू 230, यह आ गया 110.4। इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। आप देख रहे हैं कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे फॉर्मूले से करूं तो कैसे करूंगा बताऊं? तो जरा देखिएगा, 230 बराबर प्राइस ऑफ करंट ईयर P0 आपको दे रखा है, P1 की वैल्यू पूछ रहा है, बात खत्म हो गई, फॉर्मूले में लगा लीजिए। लेकिन मुझे फॉर्मूले में लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। 100% अगर ₹48 के बराबर, तो 230% की वैल्यू कितनी होगी? 110.4, बात खत्म हो गई। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है इफ द पीआई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी गोज फ्रॉम 120 टू 450, तो यहां टाइम मान लेते हैं, यहां पीआई मान लेते हैं, और ज्यादा ज्यादा आपको प्राइस गिवन होगा। बस 3 पॉसिबिलिटी है। अब टाइम, वो कह रहा है फिर दोबारा, इफ द पीआई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी गोज फ्रॉम 120 टू 450, माने पीआई जो है 120 से 450 हो गया। इन द ईयर 2015 एज बेस 2005, अब ये गड़बड़ है, यहां पे एज बेस नहीं होना चाहिए, यहां एज बेस नहीं होना चाहिए, गलत है, ये बिल्कुल गलत है। यहां पे 100 टू 450 होगा, क्योंकि अगर ये बेस मानेगा तो बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स नंबर हमेशा 100 ही होगा। बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होगा? 100 ही होगा, ठीक है ना। तो यहां ईयर 2005 आ गया और यहां ईयर 2015 आ गया, और इसे कर लीजिए 100। वो कह रहा है while the price of that commodity in year 2005 is ₹60, ये किसके बराबर रखा है? ₹60। तो आपसे पूछ रहा है बताइए उस कमोडिटी का प्राइस ईयर 2015 में क्या होगा? फिर वही वाली बात, 100% 60 बराबर, तो 450% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 60 का सीधे सीधे 450% निकाल लीजिए, 270। आंसर आ गया 270। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
ये कंफ्यूज करने के पर्पज से क्वेश्चन बनाया जाता है, बहुत ध्यान समझिएगा, इसमें कोई फॉर्मूले का लेना देना नहीं है। वो कह रहा है इफ द CLI का मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये सुना होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीने के लिए, जीवन यापन के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ती है, उसकी खर्चे को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कहते हैं ना महंगाई बढ़ रही है, आदमी, महंगाई बढ़ी माने लोगों के लिए जीने की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कमाई उतनी ही है लेकिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, संसाधनों की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है जबकि कमाई उतनी है, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी हमारी, क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ गई। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर गोज फ्रॉम 110 to 300, माने दो टाइम पीरियड होंगे और यहां पीआई है, ये टाइम 1 T1 मान लिया, ये टाइम 2 T2 मान लिया। अब ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर CLI कह दिया, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर टाइम 1 में 110 था और टाइम 2 में 300 हो गया। टाइम 1 में T1 में ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना था 110% और टाइम 2 में ये कितना हो गया 300%। इन द ईयर 2020 एज बेस 2010 होगा सर। while the salary of a person increases for rupees 33,000 to rupees 70,000, जबकि जो सैलरी है पर्सन की, जो पर्सन की सैलरी है वो रुपीस 33,000 से रुपीस 70,000 हो गई। अब आदमी को कितना अच्छा लगेगा सर, और क्या जान लेंगे बच्चे की, 33,000 से 70,000 हो गई। अरे भाई महंगाई भी तो देखो, महंगाई 110% से 300% हो गई। तो पहले जरा ध्यान दीजिएगा, 110% अगर 33,000 के बराबर तो 300% की वैल्यू कितनी होगी, क्या करेंगे 33,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 300, तो यह आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 9,000 रुपए आना चाहिए, 300 सॉरी कितना आना चाहिए 90,000 रुपए आना चाहिए, कितना आना चाहिए 90,000। मतलब कायदे में जो 300% की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए 90,000, लेकिन मिल कितने रहे हैं इसे 70,000 रुपए। माने कंपनी इसके साथ धोखा कर रही है, कंपनी इसके साथ धोखा कर रही है। भाई 110% जब 33,000 के बराबर थे तो 300% की वैल्यू 90,000 होनी चाहिए। माने जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा, जैसे वैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा वैसे वैसे हमारी सैलरी भी इंक्रीज होनी चाहिए थी। मिल कितने रहे 33 के, अब 70, मिलने कितने चाहिए थे 90,000, माने कितने का नुकसान हुआ 20,000 रुपए का नुकसान हो गया, 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। आपने सुना होगा 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, माने गवर्नमेंट क्या करती है हर 5 सालों में एक पे कमीशन लगाती है। माने जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे जितने भी गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, और ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है। बात समझ में आ गई ना। तो जरा ध्यान दीजिए, द कंपनसेशन शुड एम्प्लॉय डिमांड, तो एम्प्लॉय को कितना कंपनसेशन मांगना चाहिए सर 20,000 रुपए का कंपनसेशन मांगना चाहिए। एम्प्लॉय को कितना कंपनसेशन मांगना चाहिए सर 20,000 रुपए का कंपनसेशन मांगना चाहिए। वो कहे कंपनी से कि भाई जैसे जैसे महंगाई बढ़ी वैसे वैसे मेरी सैलरी भी बढ़नी चाहिए थी। कंपनी कहेगी सैलरी मैंने बढ़ा दी 33 से 70 कर दिया, अरे भाई होनी चाहिए थी 90, मिल रहा है 70, तो 20,000 रुपए का कंपनसेशन दो। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट, वो कह रहा है इफ अ पीआई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी गोस फ्रॉम 120 टू 450, 120 से 450। अब देखिए इसमें यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये प्राइस इंडेक्स नंबर है। इसमें यूनिट नहीं है, इसका मतलब ये प्राइस इंडेक्स नंबर है, और अगर प्राइस होगी या कुछ और होगा तो उसकी यूनिट दे रखी होगी। बात समझ में आ गई। इन द ईयर 2015 as base 2005, while the price of that commodity in year 2005 is ₹60, माने 120% किसके बराबर 60 रुपए के बराबर। यहां पे कायदे में नहीं, बेस ईयर नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ दीजिए, ये बेस ईयर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहां पे होना चाहिए इन ईयर 2005 एंड इन, यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, ये 2005 का प्राइस इंडेक्स नंबर, ये 2015 का प्राइस इंडेक्स नंबर, ऐसे होना चाहिए। वो कह रहा है while the price of that commodity in year 2005 is ₹60, माने 120% किसके बराबर 60 रुपए के बराबर। Then the price of that commodity in 2015 कितना होना चाहिए, तो 120% 60 के बराबर, तो आपसे 450% की वैल्यू पूछ रहा है, आपसे 450% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 60/120 इंटू 450,
60/120 इंटू 450 माने ₹225 होना चाहिए। ₹225 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई? करने का तरीका समझ में आ रहा है? कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं सर, कहीं से कहीं तक, और पेपर में क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। बात समझ में आ गई ना? चलिए नेक्स्ट। इफ कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स नंबर गोज फ्रॉम 125 टू 475। अब जरा देखिए बहुत ध्यान से, अब यही है क्वेश्चन इसी टाइप का। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर है वो 125 से 475 हो गया। यहां टाइम पॉइंट मान लेते हैं T1 या टाइम पॉइंट मान लेते हैं T2, ठीक है ना। while the price of a particular commodity goes from ₹75 to 250, लेकिन जो प्राइस है कॉमोडिटी की, जो प्राइस है कॉमोडिटी की वो ₹75 से ₹250 हो गई, ₹75 से ₹250 होगी। तो व्हाट लॉस शुड कॉमोडिटी गेट? तो बताइए कॉमोडिटी का कितना लॉस हुआ? फिर वही वाली बात, 125% ₹75 के बराबर। तो सबसे पहले 475% की वैल्यू निकालेंगे। 475% की वैल्यू कितनी होगी? 75/125 इंटू 475। जरा कैलकुलेट करिए, जरा कैलकुलेट करिए। तो 75 डिवाइड बाय 125 इंटू 475, ₹285। माने कायदे में कॉमोडिटी का प्राइस कितना होना चाहिए था? ₹285। है कितना? है कितना? ₹250। माने कॉमोडिटी को कितने रुपए का नुकसान हुआ? ₹35 का पर यूनिट का नुकसान हुआ। कॉमोडिटी को क्या हुआ? ₹35 का नुकसान होगा। बात समझ में आ गई? माने जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमें इनकम भी बढ़नी चाहिए, हमारे खर्चे भी बढ़ने चाहिए, सब बातें है ना। अब सोचिए, कोई किसी लाला ने किसी एक इंसान को अपने यहां मुनीम के तौर पर रखा था ₹2000 महीने पे इन ईयर 2000, और आज लाला उसे जो है, आज लाला जो उसे है वो ₹15,000 दे रहे। तो एहसान थोड़ा ना कर रहे हैं। अरे भाई सन 2000 से सन 2024 में कितनी महंगाई बढ़ गई? कम से कम 20 गुना हो गई महंगाई। जो चीज उस समय ₹1 की मिलती थी आज वो ₹20 की मिलती है। तो लाला ने कोई एहसान नहीं किया, लाला ने उसका और शोषण कर लिया। भाई जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे उसके खर्चे भी तो बढ़ेंगे, तो उसकी सैलरी भी क्या होनी चाहिए? उसी रेस्पेक्ट में बढ़नी चाहिए। दैट इज नोन टू बी द इंडेक्स नंबर। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हाँ जी सर। अब इश्यूज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से इश्यूज आते हैं? पहला इशू भाई किस डेटा को सेलेक्ट किया जाए। हम जब कभी भी रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन करने की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कौन सा डेटा ले और कौन सा डेटा ना ले, क्योंकि रिलेटिव चेंजेस डिफाइन कर रहे हैं। तो भाई सीधी सीधी बात है, जिस पर्पस से आप इंडेक्स नंबर को डिफाइन करना चाहते हैं, जिस पर्पस से आप इंडेक्स नंबर को डिफाइन करना चाहते हैं, उस पर्पस से रिलेटिव चेंजेस के डेटा को ले, बाकी डेटा को इग्नोर कर दें। भाई अगर मुझे राइस के प्राइसेस में चेंजेस बताने हैं तो मुझे कपड़े से क्या लेने देना, मुझे कपड़े से क्या लेने देना, मुझे आईटी सेक्टर से क्या लेने देना। लेकिन अगर राइस के प्राइस के या एफएमसीजी के प्रोडक्ट के चेंजेस बताने हैं तो मुझे एफएमसीजी से रिलेटेड डेटा को ही तो लूंगा। तो हमेशा इंडेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि आप किस पर्पस से इंडेक्स नंबर डिफाइन करना चाहते हैं। आपका पर्पस क्या, आप किस पर्पस से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी पर्पस से रिलेटेड डेटा को सेलेक्ट करें, बाकी डेटा को इग्नोर कर दें। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली की बात करें। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। हाँ सर ये मुद्दे वाली बात है। भाई कौन से ईयर को बेस ईयर माना जाएगा, हम किसको बेस ईयर माने, किसको स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन का दर्जा दें। भाई सीधी सीधी बात है, बेस ईयर नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल होने का मतलब उस ईयर में किसी टाइप की कोई एपिडेमिक नहीं हुई हो, कोई नेचुरल क्लैमिटी नहीं हुई हो, कोई वॉर नहीं हुई हो। जैसे हम बात करें सन 2020 की, क्या कोई भी देश, कोई भी कंट्री ईयर 2020 को एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन मान के रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उस साल कोरोना आया था, हर देश की इकोनॉमी डाउन गई थी। अगर उसके बिहाफ पे आप रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन करेंगे तो वो गलत है, वो गलत है। बात समझ में आ गई? माने बेस ईयर कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। कोई नेचुरल क्लैमिटी नहीं हुई हो, कोई एपिडेमिक नहीं आई हो, ठीक है ना, कोई वॉर नहीं हुई हो, कोई रिसेशन नहीं हुआ हो, माने बेस ईयर शुड बी नॉर्मल। बात समझ में आ गई? तीसरा सिलेक्शन ऑफ वेट्स। वेट्स का मतलब यहां पे बेसिकली इंपॉर्टेंस है।
वेट्स का मतलब किससे है? इंपॉर्टेंस से। अब सीधी सीधी बात है, जब कभी भी आप रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन करने जा रहे हैं तो जिसकी जो इंपॉर्टेंस है उसे उसकी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो जो आप रिलेटिव चेंजेस डिफाइन कर रहे हैं वो गलत है। और वेटेज किसके बिहाफ पे आती है? ऑन बिहाफ ऑफ कंजप्शन। भाई जो चीज जितनी ज्यादा आप कंज्यूम करते हैं उसकी वेटेज उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे आज की डेट में फोन हमारे लिए क्या है? सबसे ज्यादा वेटेज वाला चीज है, क्योंकि दिन भर फोन का यूज करते हैं। बिना फोन के ऐसा लगता है आत्मा निकल गई हमारी, हमारे शरीर में कुछ जान ही नहीं है। फोन ना दीजिए आपको 2 दिन, आपको लगेगा मैं इस दुनिया में अकेला हूं, कोई मेरे आगे पीछे है ही नहीं, मैं अनाथ हो गया। क्यों? क्योंकि उस फोन का यूज आप दिन भर करते हैं। तो जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस उसे उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जब आप रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन करने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? चौथा, सिलेक्शन ऑफ एवरेजेस। हाँ, इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में जनरली भाई एवरेज की बात करें, सेंट्रल वैल्यू की बात करें तो सेंट्रल वैल्यू 3 तरीके की होती है, मीन, मीडियन, मॉड। मीडियन और मॉड की बात तो कर नहीं सकते क्योंकि मीडियन इज द पोजिशनल एवरेज एंड मॉड इज द ऑकरेंस एवरेज। ठीक है ना? मीन की बात करें तो मीन में भी 3 तरीके के मीन होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो जनरली कहीं भी ऑन एन एवरेज इंडेक्स नंबर की बात करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? अर्थमेटिक मीन का। लेकिन बेस्ट कौन सा होगा? ज्योमेट्रिक मीन। क्यों? क्योंकि याद करिए सर, ये एक इंडेक्स नंबर क्या है? एक परसेंटेज है, और एवरेज परसेंटेज डिफाइन करने के लिए, एवरेज परसेंटेज डिफाइन करने के लिए कौन सी सेंट्रल वैल्यू बेस्ट होती है? सर, ज्योमेट्रिक मीन। तो जनरली इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में हम किसका यूज करते हैं? अर्थमेटिक मीन का। लेकिन बेस्ट कौन सी होगी? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है ना? तो जनरली यूज होता है अर्थमेटिक मीन, लेकिन बेस्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन। क्यों? क्योंकि इंडेक्स नंबर क्या है? परसेंटेज है, परसेंटेज। और एवरेज परसेंटेज डिफाइन करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? ज्योमेट्रिक मीन का यूज करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इंडेक्स नंबर को किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो बेसिकली इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। पहला, सिंपल मेथड। सिंपल का मतलब आप समझ गए, बिल्कुल सिंपल, कोई टेंशन नहीं, कोई लोड़चेबाजी नहीं, सीधी सच्ची बात करनी है। दूसरा है वेटेड मेथड। अच्छा, अभी बात करी थी हमने वेटेड की, माने जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस उसे उतनी इंपॉर्टेंस देते हुए रिलेटिव चेंजेस को डिफाइन करना है। बात समझ में आ गई? माने इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के 2 तरीके, पहला सिंपल मेथड और दूसरा वेटेड मेथड। सिंपल को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, पहला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, और दूसरा है सिंपल एवरेज। एवरेज का मतलब आप यहां अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों कह सकते हैं। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा हुआ सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। माने आप सिंपल तरीके से निकालिए और फिर जो निकल के आए उसमें आप अर्थमेटिक मीन निकाल लीजिए, ज्योमेट्रिक मीन निकाल लीजिए या फिर हार्मोनिक मीन निकाल लीजिए। बात समझ में आ गई? तो सिंपल मेथड को 2 तरीकों से डिफाइन किया गया है। पहला है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। और वेटेड को भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे में 2 तरीकों से डिफाइन, मतलब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो हम एक एक करके चारों को समझ लेंगे और ये चैप्टर हमारा जय श्री राम हो जाएगा। आइए सबसे पहले सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की बात करते हैं। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में क्या हुआ भाई? एग्रीगेट का मतलब होता है आपको टोटल कर लेना है। माने जितनी भी कॉमोडिटीज रखी हैं उनके टोटल की बात करेंगे, टोटल प्राइस की बात करेंगे, टोटल क्वांटिटी की बात करेंगे, टोटल वैल्यू की बात करेंगे। माने सभी कॉमोडिटी के प्राइस को जोड़ लीजिए, सभी कॉमोडिटी के प्राइस को जोड़ लीजिए और एक बार में एक इंडेक्स नंबर डिफाइन कर दीजिए, कहानी खत्म। सभी कॉमोडिटी के प्राइस को जोड़ दीजिए और सीधे सीधे जैसे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते थे वैसे ही कैलकुलेट करके आपको दिखा देना है और आपका प्राइस इंडेक्स नंबर निकल आएगा। ठीक है ना? आइए सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दे रखा है, वो कह रहा है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में बाय यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड आपको प्राइस इंडेक्स नंबर डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो मैंने अपने पास से अपने सहूलियत के लिए पहले से बना के रखी हुई टेबल, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना? मैं इसको थोड़ा सा अलग भी कर देता हूं ताकि आपको ये दिखाई ना दे। लीजिए, बात खत्म हो गई। अब तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ जी सर, आपको इस टेबल का सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का यूज करके प्राइस इंडेक्स नंबर डिफाइन करना है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन सब का तीनों को देखिए जरा, यहाँ पे 3 कॉमोडिटी है। पहला है चीज रुपीस पर 100 ग्राम, पोटैटो पर किलोग्राम
एंड एग पर पीस। तीन अलग अलग कमोडिटी है और ये ईयर 1994, ईयर 1995, ईयर 1996 और ईयर 1997 के प्राइजेस गिवन है। चीज पर 100 ग्राम 5 रुपए पर 100 ग्राम किस में था? 1994 में। फिर प्राइस इंक्रीज हुआ 5 रुपए 20 पैसे, फिर प्राइस डिक्रीज हुआ 4 रुपए 90 पैसे, फिर प्राइस इंक्रीज हुआ 5 रुपए 50 पैसे। तो माने ये प्राइस में चेंजेस आए। ऐसे ही दूसरी कमोडिटी है पोटैटो पर किलोग्राम की, ये प्राइस दे रखे हैं अलग अलग ईयर के। तीसरी कमोडिटी है एग पर पीस की, अलग अलग प्राइसेस दे रखे। ये आपसे कह रहा है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का यूज करके इसका प्राइस इंडेक्स नंबर डिफाइन करिए। तो हमने कहा क्या कहा था? एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, माने यहां पे आप एग्रीगेट प्राइस निकाल लीजिए। एग्रीगेट प्राइस माने इन तीनों को टोटल कर लीजिए। 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 4 और 2 6 और 1 7, 7 8 9, 5 और 4 9 2 11, 11 और 1 12। ठीक, ये हो गया। ठीक है ना, ये प्राइस निकला है। बस अब आपको ऊपर की टेबल से कोई लेना देना नहीं है। अब आप सीधे सीधे इन प्राइस से मतलब रखिए। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें बताया नहीं कि किस ईयर को बेस ईयर मानना है। तो जो भी आपको गिवन डेटा उसका सबसे पहला ईयर कौन सा है? 1994। इसको बेस पीरियड मान के प्राइस इंडेक्स नंबर डिफाइन कर दीजिए। मतलब ये आपके लिए काम करेगा P0 का, बाकी सब आपके लिए काम करेंगे P1 का। अब प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल लेते हैं। तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होगा? PI इक्वल्स टू P0, माने P0 कितना आपका? 9/9 इंटू 100, माने ये तो 100 आएगा ही आएगा। अगले वाले में जाइए 10/9 इंटू 100, अगले वाले में जाइए 9/9 इंटू 100, अगले वाले में जाइए 12/9 इंटू 100। बस आंसर खत्म। ये प्राइस इंडेक्स नंबर निकला है। तो ये क्या कहलाता है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कहलाता है। तो सर ये टेबल क्यों बनाई थी? अब इस टेबल के बारे में मैं आपको बात करूंगा। सबसे पहले देखिए कितना इजी मेथड है। आपको कुछ नहीं करना है, एग्रीगेट प्राइस निकालना है, फिर सिंपली तरीके से आपको इसका प्राइस इंडेक्स नंबर डिफाइन कर देना है। अब इस मेथड का एक ड्रॉबैक है। क्या? जरा सोचिए क्या है, बहुत आराम से सोचिए। यहां पे तीन अलग अलग कमोडिटी है। एक चीज रुपीस पर 100 ग्राम की है, एक पोटैटो पर किलोग्राम है, एक एग पर पीस है। अगर मैं इसे रुपीस, ये क्या है? ये रुपीस पर 100 ग्राम की है, इसे मैं पर किलोग्राम कर दूं, इसे पर किलोग्राम कर दूं तो यहां 5 की जगह कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। यहां 5.2 की जगह कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा। 4.9 की जगह कितना आ जाएगा? 49 हो जाएगा। और 5.5 की जगह कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। माने इस कॉमोडिटी की सिर्फ यूनिट को चेंज किया मैंने, पर 100 ग्राम की जगह पर किलोग्राम करा, तो ये तीनों वैल्यू चेंज हो जाएंगी। जब ये तीनों वैल्यू चेंज हो जाएंगी तो इनका टोटल चेंज हो जाएगा। इन सभी का टोटल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इनके प्राइस इंडेक्स नंबर भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। बस यही इसका ड्रॉबैक है। माने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में जैसे जैसे कमोडिटी की आप यूनिट को बदलेंगे वैसे वैसे प्राइस इंडेक्स नंबर भी बदल जाएगा। अब जैसे ये एग पर पीस रखा है, इसे पर दर्जन कर दूं तो पर दर्जन करने के लिए इंटू 12 करना पड़ेगा सभी में। जैसे इंटू 12 करूंगा, भाई कर तो सकता हूं ना, इंटू 12 की बात करूं या पर पीस की बात करूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जरा देखिए टोटल चेंज हो जाएगा। जैसे ही टोटल चेंज होगा वैसे ही प्राइस इंडेक्स नंबर भी बदल जाएगा। माने ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि simple aggregative method depends upon the unit of the commodity. When the unit will change, then the price index number will also change. ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसलिए मैथमेटिशियन स्टैटिशियन इस मेथड को नहीं अप्लाई करना चाहते, क्योंकि ये यूनिट पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? चले अब जरा देखिए, लिखा हुआ है in simple aggregative method we see that if we change the unit of the commodity then aggregate price will change, so price index number will also change. ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। That's why it means simple aggregative method depends upon the unit of the commodity. This method depends upon the unit of the commodity. That's why statistician or mathematician does not want to apply this method in any case. बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट, दूसरा था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने सेम क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। माने आप क्या करिए,
कॉमोडिटी वाइज सभी का प्राइस इंडेक्स नंबर निकाल लीजिए। भाई यूनिट की डिपेंडेंसी खत्म करनी है ना, यूनिट की डिपेंडेंसी खत्म करनी है ना, करनी है या नहीं करनी है? भाई पिछले वाले मेथड में यही तो ड्रॉबैक था कि वो जैसे जैसे यूनिट बदल रहे थे वैसे वैसे प्राइस इंडेक्स, वो प्राइस चेंज हो रहा था, प्राइस चेंज हो रहा था तो टोटल चेंज हो रहा था, टोटल चेंज हो रहा था तो इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा था। तो वो डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए ही तो दूसरा मेथड बनाया गया जिसे नाम दिया गया सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। तो पहले क्या करेंगे, हर कॉमोडिटी का अलग अलग इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे, सिंपल एवरेज निकाल लेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे, सिंपल एवरेज निकाल लेंगे। माने यहां पे हम कॉमोडिटी वाइज निकाल लेते हैं, तो पहली कॉमोडिटी, बाकी आप इन दोनों को भूल जाइए, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं आपके पास। मान लीजिए सिर्फ ये कॉमोडिटी गिवन है, तो इसके लिए ये P0 का काम करेगा तो 5/5 इंटू 100, मानिए आ गया 100, 5/5.2 इंटू 5.2/5 इंटू 100, क्योंकि ये आपके लिए किसका काम करेगा, ये आपके लिए किसका काम करेगा, P0 को, बाकी सब P1 का काम करेंगे। तो पहले वाले के लिए हो जाएगा 5/5 इंटू 100, दूसरे वाले के लिए हो जाएगा 5.2/5 इंटू 100, तीसरे वाले के लिए हो जाएगा 4.9/5 इंटू 100, चौथे वाले के लिए हो जाएगा 5.5/5 इंटू 100। हो गया, ये आपने इस कॉमोडिटी की बात कर ली। बिल्कुल सेम वे में अब दूसरी कॉमोडिटी की बात कर लीजिए, बिल्कुल सेम वे में अब दूसरी कॉमोडिटी की बात कर लीजिए। तो ये आपके लिए किसका काम करेगा, P0 का, तो 3/3 इंटू 100, 3.5/3 इंटू 100, 2.5/2 इंटू 100, सॉरी 3 इंटू 100, अगले वाले में 4/3 इंटू 100। बात समझ में आ गई। ऐसे ही तीसरी कॉमोडिटी की बात कर लेंगे, तो ये हमारे लिए P0 का काम करेगा 1/1 इंटू 100, 1.3/1 इंटू 100, 1.6/1 इंटू 100 और 2.5/1 इंटू 100। अब जरा देखिए, अब इसकी आप कॉमोडिटी की यूनिट में कितने चेंजेस कर ले, ये इसके प्राइस इंडेक्स कभी भी नहीं बदलेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये जितने भी प्राइस इंडेक्स नंबर निकल के आए इनका सिंपल एवरेज निकाल लेंगे। सिंपल एवरेज का मतलब, अब देखिए वही चॉइस, दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप अर्थमेटिक मीन का यूज कर सकते हैं या ज्योमेट्रिक मीन का। जनरल केस की बात करेंगे तो अर्थमेटिक मीन, बेस्ट केस की बात करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या करेंगे, इन तीनों का प्रोडक्ट की होल पावर 1/3। भाई ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ना। माने अगर अर्थमेटिक मीन की बात होती तो इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3 होता, इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3 होता, इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3 होता और इन तीनों का सम डिवाइड बाय 3 होता। लेकिन अगर ज्योमेट्रिक मीन की बात होती तो इन तीनों का प्रोडक्ट की होल पावर 1/3, इन तीनों का प्रोडक्ट की होल पावर 1/3, इन तीनों का प्रोडक्ट की होल पावर 1/3 और इन तीनों का प्रोडक्ट की होल पावर 1/3। बात समझ में आ गई। जरा देखिए लिखा हुआ है, in this method first we will find the relative changes in each commodity, then we will find the simple average, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean of the relative changes। बात खत्म हो गई। अब इस मेथड में भी ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि हमने हर कॉमोडिटी को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी। हमारे लिए जितना चीज इंपॉर्टेंट है उतना ही पोटैटो, उतना ही एग, ऐसा होना चाहिए नहीं। इसी वजह से, इंपॉर्टेंस देने की वजह से ही दूसरा मेथड इंट्रोड्यूस कराया गया जिसे नाम दिया गया वेटेड मेथड। दूसरा मेथड देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, इन दिस मेथड वी कंक्लूड दैट वी गिव इक्वल इंपॉर्टेंस, माने इक्वल वेट्स टू ईच कॉमोडिटी विच इज नॉट सुटेबल टू डिफाइन द रिलेटिव चेंजेस। सो इसी वजह से हमने एक नेक्स्ट मेथड इंट्रोड्यूस कराया जिसे नाम दिया गया वेटेड मेथड। वेटेड मेथड में हमेशा याद रखिएगा, आपको क्या होगा, एक तो P0 गिवन होगा, एक P1 गिवन होगा, एक Q0 गिवन होगा और एक Q1 गिवन होगा। P0 का मतलब प्राइस ऑफ द बेस पीरियड, P1 का मतलब प्राइस ऑफ द करंट पीरियड, Q0 का मतलब क्वांटिटी ऑफ द बेस पीरियड, Q1 का मतलब क्वांटिटी ऑफ द क्वांटिटी कंज्यूम ऑफ द इन द करंट पीरियड। बात समझ में आ गई। ये क्वांटिटी कंज्यूम इन बेस पीरियड है, ये क्वांटिटी कंज्यूम इन करंट पीरियड है। बात समझ में आ गई। तो इसमें अलग अलग मैथमेटिशियन आए, अलग अलग, देखो मैथमेटिशियन एक टाइप के पागल ही होते हैं। हाँ मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, बिल्कुल पागल होते हैं। उनके दिमाग में बस चलता रहता है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। बिल्कुल सेम वे में, बिल्कुल सेम वे में अलग अलग मैथमेटिशियन आए, स्टैटिशियन आए, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। सबसे पहले आए, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां लिख लीजिए क्या क्या गिवन होगा हमें। P0 गिवन होगा, Q0 गिवन होगा, P1 गिवन होगा और Q1 गिवन होगा। ठीक है ना। सबसे पहले आए लेस्प्रेस। लेस्प्रेस आए और लेस्प्रेस बोले कि भाई जनरली एक बार बताओ प्राइस इंडेक्स नंबर होता क्या है, P01।
ये होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100 होता है। अब आपको वेटेज देनी है, वेटेज देनी है। वेटेज किसके बिहाफ पे दी जाएगी? ऑन द बिहाफ ऑफ द क्वांटिटी कंजप्शन। वेटेज किसके बिहाफ पे दी जाएगी? ऑन द बिहाफ ऑफ द क्वांटिटी कंजप्शन। तो इन्होंने किस ईयर की क्वांटिटी, भाई अब आप इनके सामने दो दो मतलब पॉसिबिलिटी है, या तो एक क्वांटिटी कंज्यूम इन बेस ईयर ले, या एक क्वांटिटी कंज्यूम इन करंट ईयर ले। लेस्प्रे बोले भाई मैं तो देखो बेस के बिहाफ पे डिफाइन करना चाहता हूं, तो इन्होंने 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 क्या करा, बोथ साइड बेस ईयर की क्वांटिटी ले ली। इन्होंने क्या करा, बोथ साइड बेस ईयर की क्वांटिटी ले ली और अपना फॉर्मूला डिफाइन कर लिया। माने लेस्प्रे ने Q0 का यूज किया, Q0 का यूज किया, माने क्वांटिटी कंज्यूम इन बेस ईयर के बिहाफ पे वेटेज दी। वेटेज जो किसके बिहाफ पे दी? क्वांटिटी कंज्यूम इन बेस ईयर के बिहाफ पे। अब दूसरे नंबर पे आए पाश्चे, दूसरे नंबर पे आए पाश्चे। पाश्चे बोले भाई ये पागल हो गया आदमी। बोले मतलब ये है कि साहब मेरे बच्चे पहले छोटे छोटे थे, घर में 4 रोटी बनती थी, 2 मैं खाता था, एक मेरी बीबी और एक में बच्चे निबट जाते थे, कहानी खत्म। आज बच्चे बड़े बड़े हो गए, एक एक बच्चे की खुराक 8-8 रोटी की है। तो भाई अगर आपको वेटेज देना है तो करंट ईयर क्वांटिटी कंजप्शन के बिहाफ पे दो ना, बेस ईयर क्वांटिटी कंजप्शन के बिहाफ पे क्यों दे रहे हो? तो इन्होंने अपना फॉर्मूला बना दिया। अब इनके हिसाब से फॉर्मूला बिल्कुल सेम चल रहा है। भाई P01 क्या होता था हमारा? ये होता था P1 अपॉन P0 इंटू 100 होता था। अब इन्होंने क्वांटिटी कंजप्शन इन करंट ईयर ले लिया, माने Q1 यहां लगा दिया सबमिशन, यहां लगा दिया सबमिशन। लीजिए सर, ये पाश्चे का फॉर्मूला बन गया। तीसरे नंबर पे आए मार्शल, तीसरे नंबर पे आए मार्शल एजवर्थ। मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ और बोले महान है। बोले क्यों लड़ाई कर रहे हो? लेना है तो दोनों ईयर की क्वांटिटी ले लो, क्या बात हो गई? किस बात की लड़ाई है भाई? लेना है तो दोनों ईयर की क्वांटिटी ले लो, फालतू में लड़ रहे यार जबरदस्ती, ना लेना एक ना देना दो। तो इन्होंने फॉर्मूला अपना बना दिया P01, बिल्कुल सेम है। देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, P1 P0, ठीक है ना। इन्होंने दोनों ईयर की क्वांटिटी ली तो माने Q1 प्लस Q0, Q1 प्लस Q0 और इंटू 100%, यहां सबमिशन यहां सबमिशन। अब चौथे नंबर पे आए, चलो भाई चौथे नंबर पे आए, चौथे नंबर पे आए कैली। कैली कैली बोले यार मार्शल बाबू बेकार आदमी हो आप। बोले क्या हुआ? बोले लेना था तो दोनों ईयर की क्वांटिटी का एवरेज लेते, लेना था तो दोनों ईयर की क्वांटिटी का एवरेज लेते, तो उन्होंने ले लिया अर्थमेटिक मीन ऑफ Q1 एंड Q0। तो इन्होंने फॉर्मूला बना दिया P01 इक्वल्स टू सबमिशन P1 P0 और Q1 प्लस Q0 अपॉन 2 और Q1 प्लस Q0 अपॉन 2 इंटू 100%। बात समझ में आ गई? इसके बाद पांचवें नंबर पे आए वॉल्श, पांचवें नंबर पे आए वॉल्श। वॉल्श बोले साहब समझाया था तुम्हें, जनरली इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में कौन सा एवरेज बेस्ट होता है, वो कौन सा एवरेज का यूज किया जाता है? अर्थमेटिक मीन। लेकिन नालायक ये परसेंटेज है, परसेंटेज के लिए कौन सा बेस्ट एवरेज है? ज्योमेट्रिक मीन। तो लेना था तो Q1 और Q0 का ज्योमेट्रिक मीन लेते, लेना था तो Q1 और Q0 का ज्योमेट्रिक मीन लेते। तो इन्होंने अपने हिसाब से ले लिया, इन्होंने ज्योमेट्रिक मीन ऑफ Q1 एंड Q0 ले लिया। माने इन्होंने फॉर्मूला अपना बना लिया P01 इक्वल्स टू सबमिशन P1 P0 अंडर रूट ऑफ Q1 Q0 और अंडर रूट ऑफ Q1 Q0 इंटू 100%। अब देखिए फॉर्मूला कोई याद करने की जरूरत नहीं है। लेस्प्रे ने बेस ईयर की क्वांटिटी ली, पास्चे ने करंट ईयर की क्वांटिटी ली, मार्शल ने दोनों ईयर की क्वांटिटी का सम लिया, कैली ने दोनों ईयर की क्वांटिटी का अर्थमेटिक मीन लिया, माने Q1 प्लस Q0 अपॉन 2 लिया, वॉल्स ने दोनों ईयर की क्वांटिटी का ज्योमेट्रिक मीन लिया, माने अंडर रूट ऑफ Q1 Q0 लिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसको भूल जाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट नंबर पे आए, छठे नंबर पे आए डॉर्बेश एंड बाउले।
डॉर्बिश एंड बाउले, डॉर्बिश बोला लेस्प्रे ठीक बोल रहा है, बाउले बोला पास्चे ठीक बोल रहा है, दोनों के बीच में हाथापाई हो गई, डंडे निकल आए, फायरिंग वायरिंग हो गई। आजकल तो भाई बस पूछो मत, लड़ाई हो गई, दंगे कट गए बुरी तरीके से, बाद में सुलह हो गई। भाई लड़ाई का आखिरी जो रिजल्ट होता है वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज होता है, तो दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो इन्होंने क्या करा, अर्थमेटिक मीन ऑफ लेस्प्रेस एंड पास्चे कर लिया, लेस्प्रेस एंड पास्चे का इन्होंने अर्थमेटिक मीन ले लिया, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा P01, सबसे पहले लेस्प्रे का फॉर्मूला, अर्थमेटिक मीन माने क्या होगा, L प्लस P अपॉन 2, तो 1/2 तो यहां लिख दिया। अब लेस्प्रे का फॉर्मूला, तो समीशन समीशन P1 P0, और क्या लिया था इसने, बेस ईयर की क्वांटिटी, और पास्चर ने क्या लिया था, करंट ईयर की क्वांटिटी, P1 P0 Q1 Q1 इंटू 100%। लीजिए डॉर्बिश एंड बाउले का बन गया। लास्ट पे आए फिशर, बोले यार तुम्हें बताया था गधे को कितना ही पेंट कर लो घोड़ा नहीं बन सकता, गधे को कितना ही पेंट कर लो घोड़ा नहीं बन सकता। बोले अभी समझाया था, जनरली हम अर्थमेटिक मीन का यूज करते हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा होता है, ज्योमेट्रिक मीन। तो फिशर होशियार निकले, इन्होंने अपना फॉर्मूला बना दिया, ज्योमेट्रिक मीन ले लिया। इन्होंने ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रेस एंड पास्चे ले लिया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्प्रेस एंड पास्चे ले लिया, माने √LP, ठीक। तो इनका फॉर्मूला क्या बन गया, P01 इक्वल्स टू √ऑफ लेस्प्रे, बिल्कुल सेम वे में, समीशन समीशन P1 P0 Q0 Q0 और इनटू √ऑफ समीशन समीशन P1 P0 Q1 Q1 इनटू 100%। लीजिए सर, ये फिशर का बन गया। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब मान लीजिए आपको यहां पे P1 गिवन है, सॉरी P0 गिवन है, Q0 गिवन है, P1 गिवन है, Q1 गिवन है। यहां 3 5 8 6 2 9 4 7 3 8 4 1 मान लीजिए गिवन है, और आपसे कहा फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर, फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग फिशर्स मेथड। फिशर्स मेथड का यूज करके फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है। अब फिशर्स के लिए क्या क्या चाहिए होगा, जरा ध्यान दीजिए। पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, यहां पे क्या होगा, √ऑफ लेस्प्रे एंड पास्चे समीशन समीशन P1 P0 Q0 Q0 और इनटू अंडर समीशन समीशन P1 P0 Q1 Q1, ये हो गया। तो क्या क्या चाहिए, P1 Q0, तो यहां निकाल लीजिए P1 Q0, P1 की मल्टीप्लाई Q0 से 40 36 और 32, ये हो गया 108। ये क्या निकल आया, इसका समीशन निकल आया। और क्या चाहिए, P0 Q0, P0 Q0 माने इन दोनों की मल्टीप्लाई 15 18 और 24 33 33 57 57 आ गया। यहां लगाते हुए चले जाइए हाथों हाथ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। यह आ गया 108, यह आ गया 57 इनटू P1 Q1, यहां निकाल लीजिए P1 Q1, P1 Q1 माने इन दोनों की मल्टीप्लाई 48 28 और 4 32 70 हो गया, नहीं 80 हो गया, तो यह आ गया 80, यहां लिख लिया 80। और क्या चाहिए, P0 Q1, P0 Q1 माने इन दोनों की मल्टीप्लाई माने P0 Q1, ये हो गया 18, ये हो गया 14 और ये हो गया 3, ये हो गया 35 अपॉन में 35 इनटू 100%। बस कहानी खत्म, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। तो ये हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन पता सब कुछ होना चाहिए, क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद बात करें तो इसका चौथा मेथड, इसका चौथा मेथड, पहला तो हो गया था आपका वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, अब ए वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ये यहां नहीं था तो अगले पेज पे करा लेते हैं। हाँ जी, वेटेड एवरेज ऑफ
प्राइस रिलेटिव। माने ये कब यूज होगा, ध्यान रखिएगा, ये तब यूज होगा जब आपको P0, P1 और W गिवन होगा। जब आपको P0, P1 और W गिवन होगा, माने 3, 5, 8, 6, 2, 9 और 7, 3, 1, तो आपको इस कंडीशन में क्या करेंगे, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का यूज करेंगे। तो इस कंडीशन में आपको वेट्स गिवन होगा। जब कभी भी वेट्स गिवन होगा तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, आप सबसे पहले इसके बिहाफ पे प्राइस इंडेक्स नंबर PI निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा ये, P1 अपॉन P0 इंटू 100 हो जाएगा। अब आपको इन दोनों से मतलब खत्म हो गया। अब आपको W पता है और P पता है। अब आप क्या निकालेंगे, यहां WP, इसका सम करेंगे समीशन WP, इसका सम करेंगे समीशन W। और वेटेड क्या होता है, वेटेड तो हमेशा वेटेड अरिथमेटिक मीन ऐसे ही तो निकाला जाता है। तो यहां वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होगा, समीशन WP अपॉन समीशन W, समीशन WP अपॉन समीशन W। ये आपका आंसर निकल आएगा। बात समझ में आ गई। तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव आप तभी यूज करेंगे जब आपको डायरेक्टली वेट्स गिवन हो। बात समझ में आ गई। बस कुल मिला के आपका इंडेक्स नंबर का ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपको रिवाइज करा दिया, विद ऑल कॉन्सेप्ट, विद ऑल थ्योरी, विद ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस। अब आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। टेंशन ना लीजिएगा, जितना मैंने कराया उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।